हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की सामाजिक विज्ञान की बुक का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नेम है मौर्य काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं मौर्य काल क्या होता है, इसका आरंभ कब हुआ था और इसका अंत कब हुआ था, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। तो मौर्य काल को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। यूनानी सम्राट सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर जब आक्रमण किया था, तब भारत के अधिकांश भाग पर नंद वंश के शासक महापद मनन का शासन था। वह बहुत ही क्रूर तथा अत्याचारी था। चंद्रगुप्त मौर्य उसकी सेना में नौकरी करता था। उसने राजा के दुर्व्यवहार से उबर कर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसके कारण उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। किंतु वह वहां से बचकर भाग निकला और रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक आचार्य चाणक्य से हुई, जो स्वयं नंद राजा द्वारा अपमानित किए गए थे और वे नंद वंश को समाप्त करने का संकल्प ले चुके थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को खत्म करने की योजना बनाई। सिकंदर के भारत से वापस चले जाने के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब की असंतुष्ट जातियों को संगठित किया और यूनानियों को भारत से भगाकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम सफलता थी। अतः पुनः 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने दोगुने उत्साह से मगध पर आक्रमण किया और नंद राजा को मारकर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना की और उसका राज्य पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में असम तक फैला था तथा उत्तर में हिमालय की तराई से सुदूर दक्षिण तक फैला था। और 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी सेनापति सेलुकस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरह परास्त किया और एक संधि हेतु मजबूर कर दिया, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस को अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा और साथ ही साथ हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में देने पड़े। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। मौर्य साम्राज्य के का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट था जिसने लगभग समूचे भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन ला दिया था। मौर्य राजाओं के विषय में जानकारी अनेक साहित्य स्रोतों से प्राप्त होती है और अधिक जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज, जो भारत में चंद्रगुप्त की राजसभा में यवन राजदूत था, के वृतांतों से मिलती है। और इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेख भी हैं, जिन्हें स्तंभों एवं शिलाओं पर खुदवाया गया है। इन्हें राजज्ञा कहा जाता है। मौर्य काल के कई प्राचीन स्थलों का पता हमें पुरातात्विक खुदाई से चलता है और ये पुरातात्विक स्थल हमें लोगों के आर्थिक जीवन की भी जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और यह माना जाता है कि वह किसी साधारण कुल का था और वह मुरा, जो एक शूद्र महिला थी, के गर्भ से नंद राजाओं के दरबार में जन्मा था, जैसा कि धारणा बनाई जाती है। चंद्रगुप्त इस वंश का सदस्य था और उसने नंद राजाओं की कमजोरियों और अलोकप्रियता का उनके शासन के अंतिम चरण में फायदा उठाया। चाणक्य ने नाम से सुविख्यात कौटिल्य की सहायता से उसने नंद वंश का नाश कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर भारतवर्ष पर विजय अभियान चलाया था और सभी राजाओं को जीत लिया था। उसने उत्तर पश्चिम भारत को सेल्यूकस की दास्ता से मुक्त किया। सेल्यूकस का शासन सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में था और ग्रीक उपराज के साथ युद्ध में ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त विजयी हुआ और सेल्यूकस ने उसको पूर्वी अफगानिस्तान
बलूचिस्तान और भारत का पश्चिमी क्षेत्र दे दिया था। शांति की संधि से में सेल्यूकस को हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को देने पड़े और उसने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ ही कर दिया तथा मगध के नंद राजाओं की सेना में सम्मिलित हो गया। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय का अध्यापक था। यूनानी सम्राट सिकंदर के समक्ष भारतीय शासकों द्वारा घुटने टेक देने से चाणक्य बहुत दुखी था और उसने अपने छात्रों की एक सेना चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में तैयार कर स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गया था और वह धनानंद की दानशाला का अध्यक्ष था और बाद में धनानंद ने उसे कुरूपता के कारण निकाल दिया था। का बदला चाणक्य ने चंद्रगुप्त से उसे पराजित करवा कर लिया था। अशोक महान की बात करें तो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार के बाद वह सिंहासन पर बैठा और उसका साम्राज्य बंगाल में हिंदू कुश तक सारे प्रदेश और पूरे अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और यह उत्तर में हिमालय से दक्षिण में पेरियार नदी तक फैला हुआ था। लेकिन अशोक द्वारा कलिंग को जीतना उसके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसने अपना शेष जीवन एवं कार्य मानव कल्याण को समर्पित कर दिया और अशोक के शिलालेख विश्व इतिहास के लिए भी शासक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उसने पानी के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई और सड़कों के किनारे उसने छायादार वृक्ष लगवाए। उसने धर्मार्थ एवं परमार्थ के कार्यों के लिए चिकित्सालय बनवाए तथा उनकी देखभाल करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। और अशोक ने कहा कि लोग माता पिता, शिक्षकों और अपने से बड़ों एवं ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों का आदर करें तथा अपने सेवकों का तथा सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। और इन सब शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने न केवल अपने संदेशों को स्तंभों पर अंकित करवाया बल्कि उन्हें अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिलाओं एवं चट्टानों पर भी खुदवाया था। उसने धर्म प्रचार के लिए कई देशों में अपने दूत भी भेजे। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को दूत के रूप में श्रीलंका भेजा। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें तो मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और वह चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उसके उत्तर पथ में गांधार, कश्मीर, कंबोज, अफगानिस्तान और पंजाब प्रदेश थे। की राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिणा पथ जिसमें विंध्याचल का संपूर्ण प्रदेश है, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। पश्चिमी प्रदेश जिसमें काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान और मालवा के प्रदेश सम्मिलित हैं। कलिंग जिसकी राजधानी तोशाली थी। साम्राज्य के अनेक भागों में बांटा हुआ था और राजा के प्रशासन का मुखिया होता था और उसने अपने अधीन बहुत से विभाग बनाए हुए थे। प्रत्येक विभाग की देखरेख के लिए समितियों का चयन किया जाता था। राजा युद्ध के समय सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था और प्रशासन के अन्य कार्यों के लिए मंत्री परिषद तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। अधीन मंत्री परिषद में मंत्री, पुरोहित, कारागारों के अध्यक्ष, पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग आदि मुख्य होते थे। शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया था और कुछ प्रांत स्वयं उसकी देखरेख में रहते थे। प्रांतों के शासकों के रूप में कुमारों की नियुक्ति होती थी और कुछ प्रांत ऐसे होते थे जो केवल राजा को कर दिया करते थे और प्रांतों को भी जिलों और गांवों में बांटा गया था। ग्राम सबसे बड़ी, यहाँ पर जो ग्राम है वो सबसे छोटी इकाई होती थी और गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था और यह गांव का अनुभवी व्यक्ति होता था जिसे गांव का मुखिया या ग्रामिक बनाया जाता था। ग्रामिक की सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम के लोग होते थे उसमें, उस सभा में
जो गांव के लिए फैसला लेती थी, और सड़कों, कुओं आदि का निर्माण करवाना ग्राम सभा का ही कार्य होता था। इससे बड़ी इकाई नजर आई इससे बड़ी इकाई नगर होते थे, जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगर शासन का उल्लेख किया है। और नगर शासन की समिति में 30 सदस्य होते थे तथा इस प्रकार की 6 समितियां होती थी। नगर शासन के प्रधान को नागरिक कहा जाता था, जो नगर का कार्य समितियों की सहायता से करता था। नगर की रक्षा करने वाली पुलिस की रक्षण कहते थे, और नगरों में या साम्राज्य में अपराध कम थे, अतः दंड भी उसी प्रकार से दिया जाता था। हमारे साम्राज्य का सैन्य बल बहुत अधिक था। मेगास्थनीज के अनुसार सेना में पैदल विभाग, घुड़सवार विभाग, रक्षक सेना विभाग, हस्ती सेना विभाग, यातायात विभाग व नौसेना विभाग होते थे तथा इनके कर्मचारियों को वेतन भी दिया जाता था। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करें तो क्योंकि प्रशासन कड़ा था, इसलिए लोग कानून एवं नियमों का पालन करते थे। लोगों का जीवन शांतिपूर्ण एवं समृद्ध था। अच्छी खेती अच्छी खेती बाड़ी के लिए बांध एवं नहरों का निर्माण किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कृषि तथा व्यापार के लिए राज्य लोगों की आर्थिक सहायता भी करता था। वन तथा वन्य प्राणी, प्राकृतिक संपदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति समझे जाते थे और उनका संरक्षण कानून द्वारा किया जाता था। व्यापार को नियमित करने के लिए कानून बनाए गए थे। लोग सरकार को कई प्रकार के कर अदा करते थे और कर एकत्रित करने के लिए कर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारी नियमित रूप से वस्तुओं की मानकता एवं गुणवत्ता की जांच पड़ताल भी करते थे। मौर्य काल में तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र तथा अन्य अनेक स्थान शिक्षा के केंद्र थे। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर भी ब्राह्मण तथा जैन धर्मावलंबियों को पूरा सम्मान तथा संरक्षण दिया जाता था। अशोक ने पहले अपने 12वें शिलालेख में सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को यह परामर्श दिया कि वे एक दूसरे का आदर करें तथा आलोचना न करें, ताकि समाज में सौहार्द एवं सद्भाव बना रहे। उसने यह भी कहा कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझना तथा सम्मान करना चाहिए। अशोक यह भी चाहता था कि विभिन्न समुदायों के सम्मानित व्यक्ति मतभेदों का निपटारा आपसी बातचीत से करें। कला एवं स्थापत्य की बात करें तो कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य शासकों ने असीम योगदान दिया। का सर्वोत्तम उदाहरण है अशोक के 34 फुट ऊंचे पत्थर से बने अनेक स्तंभ, जिन पर उसकी राजाज्ञाएं खुदी हुई हैं और इनकी बढ़िया पॉलिश एवं बनावट आज भी देखी जा सकती है। इन स्तंभों के शीर्षों पर जानवरों की प्रतिमाएं बनाई गई थी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ का स्तंभ शीर्ष है। इसकी न केवल आधारशिला अति सुसज्जित है, बल्कि इस पर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह भी बनाए गए हैं और इन सबसे ऊपर बनाया गया था एक धर्म चक्र। मौर्यकालीन कला की बात करें तो मौर्य काल में वास्तुकला एवं मूर्तिकला में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसे पॉलिश द्वारा चमकाया जाता था और अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों एवं शिलालेखों के शीर्ष सजावटी थे और इन पर अनेक पशुओं की सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्य 4 सिंहों की एक दूसरे की ओर पीठ की मूर्ति सारनाथ के प्रसिद्ध अशोक स्तंभ की लाट से ली गई है। और अशोक के समय अनेक स्तूप भी बनवाए गए थे। मौर्य काल में बने बरहुत, सांची तथा अमरावती के स्तूप आज भी दर्शनीय हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए मौर्य युग में गुफाओं में चट्टानों को काट छाट कर निवास स्थान भी बनाए गए और उनमें से आज भी कुछ गुफाएं नागार्जुन एवं बौद्ध की पहाड़ियों पर मौजूद है। पटना के पास दीदार गेज में प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ? इस साम्राज्य का पतन स्टूडेंट तो 234 ईसा पूर्व में
अशोक की मृत्यु के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। कहते हैं कि अशोक ने अपनी पूरी शक्ति तथा राज्य के संसाधन नैतिक तथा कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए ही समर्पित कर दिए। इससे संसाधनों के अभाव में सेना तथा प्रशासन दोनों कमजोर हो गए और इसी कारण हिंदू यवनों ने भारत पर आक्रमण कर उत्तर भारत के कई भागों को जीत लिया और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ ने सेना का विश्वास खो दिया। सेनापति पुष्यमित्र तुंग ने 187 ईसा पूर्व राजा का वध कर दिया और स्वयं राजा बन गया। और भारत के इतिहास में 12वीं शताब्दी तक मात्र यही एक ऐसी घटना है जब किसी राजा का वध किया गया हो। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।